अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद मोहसिन अवान। पंजाब में जहां पर सेहत की सहूलियात ना होने का रोना हमारे वक्त रोते हैं, वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बड़ा सूबा जिसकी करोड़ों के अंदर आबादी है, वहाँ पर महदूद वसाइल में रहते हुए हमारे डॉक्टर्स और इंतजामिया मुख्तलिफ अस्पतालों की बेहतरीन अंदाज में अपनी खिदमत अंजाम देने की कोशिश में लगी रहती है। और ये वो चीज़ें हैं जो अमूमन सामने नहीं आती हैं। पूरे लाहौर का पूरे पंजाब का जो बर्डन है, फ्लो है पेशेंट का, वो लाहौर की तरफ है। और लाहौर के अंदर 5-6 बड़े अस्पताल हैं जहाँ पर सारे का सारा बर्डन जो है शिफ्ट होता है, सारा पेशेंट लोड जो है वहाँ पर मैनेज किया जाता है। ऐसे ही अस्पतालों के अंदर सर्विसेज अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है, शहर के बीचों बीच है। और पूरे लाहौर के अंदर कहीं भी कोई मसला हो तो सबसे पहली निगाह जो जाती है वो सर्विसेज अस्पताल के ऊपर जाती है, क्योंकि ये एक्सेसिबल है पूरे लाहौर में। कहीं भी आप मौजूद हैं तो इसको ट्रेवल करके सर्विसेज पहुंचना बहुत ज़्यादा आसान है। और पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पंजाब से बाहर भी दूसरे सूबों से भी पेशेंट रेफर होकर यहाँ पर आते हैं। और ये एजाज़ है सिम्स का, सर्विसेज अस्पताल का। यहाँ पर मरीजों के इलाज की सहूलियत दी जाती है और हर वक्त एक चेक एंड बैलेंस यहाँ पर मौजूद रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोकेशन ऐसी है। और 1600 से ज़ायद बेड्स का ये अस्पताल किन किन शोबों के अंदर खदमात फराहम कर रहा है और मरीजों को क्या क्या इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, इसी सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर्विसेज अस्पताल राना खुरम आफ्ताब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। खुरम भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मसरूफ टाइम था आपका, लेकिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला। खुरम भाई, जैसे मैंने अभी इब्तदाई में बात की कि जो सर्विसेज है 1600 प्लस बेड्स का अस्पताल है और ये मरकज़ है पूरे लाहौर का। मरकज़ इसलिए कि किसकी लोकेशन एक ऐसी है जहाँ पर पूरे लाहौर से लोग ट्रैवल करके इजीली यहाँ पर आ सकते हैं, जेल रोड के ऊपर, और पूरे पंजाब से आते हैं। ये चीज़ कितना आपको एज देती है और कितना डिसएडवांटेज देती है, इस हवाले से थोड़ा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम थैंकफुल कि आपने सर्विसेज हॉस्पिटल के बारे में आज प्रोग्राम किया और मुझे कुछ सर्विसेज हॉस्पिटल की अच्छी बुरी बातें करने का मौका दिया। इतनी बिजी रूटीन होती है। बिल्कुल। तो 16, जैसे आपने खुद कहा कि 1630 बेड प्लस बेड्स का ये हॉस्पिटल है, बड़ा अस्पताल है, बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइम हॉस्पिटल है, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी है, जहाँ पे ना सिर्फ लाहौर बल्कि ऑल ओवर द पंजाब आपके पास मरीज आते हैं। जहाँ की आपने देखा कि नॉर्मल ओपीडी 4500 से 5000 टच कर रही हो, आपके पास 2500 से 3000 इमरजेंसी के केसेस आ रहे हों, पेशेंट्स इमरजेंसीज इतनी डील कर रहे हो, जहाँ पे यहाँ पे इंडोर बेड्स हमारे पास 100% बेड ऑक्यूपेंसी रेट हो। इसके साथ साथ हमारी जो लैब के टेस्ट हैं वो 3.5 लाख क्रॉस कर चुके हैं। हम मंथली बेसिस पे ऑलमोस्ट 30,000 प्लस रेडियोलॉजी के, जिसमें अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, मेमोग्राफी, ये सारे टेस्ट कर रहे हों। इसके साथ साथ हम 10,000 प्लस सर्जरीज कर रहे हों। तो इतनी बिजी रूटीन के साथ मैं हुकूमत पंजाब, खसूसी तौर पे वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मैडम मरियम नवाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने 59th MS के तौर पे मुझे इधर सर्विसेज हॉस्पिटल के लिए मुंतखब किया। मिनिस्टर हेल्थ सेक्रेटरी साहब, जितनी इन लोगों की कोऑपरेशन है MS सर्विसेज को, प्रिंसिपल सिम्स को, मेरा ख्याल है जो भी मैं एप्लीकेशन जब भी लेके जाता हूँ मुझे वहाँ से अच्छा फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, यानी टोटल कोऑपरेट किया जाता है। हाँ, मेरे लिए ये एजाज भी है कि इस हॉस्पिटल जब 23 दिसंबर 1960 को इसको तख्ती लगी, जिस आदमी ने लेफ्टिनेंट जनरल बख्तियार राना ने ये तख्ती लगाई, हम उसी के खानदान में से हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 59 किया आपने जी, राना साहब, राना जी, लेफ्टिनेंट जनरल बख्तियार राना, तो आप उनके उससे हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक फौजियों का खानदान होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता था, तो ये जी हाँ। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए फख्र की बात है कि उसी हॉस्पिटल के MS मैं मरीजों के लिए जो कुछ भी कर सका, जिसमें मैं आपको आगे चलेंगे बताऊंगा कि कैसे कुछ इनिशिएटिव्स मैंने अपनी ज्वाइनिंग जब 26 मार्च को हुई इस हॉस्पिटल में, तो मैंने वो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जिससे पेशेंट फैसिलिटेशन में बेहतरी है। यानी आपकी एक जज्बाती वाबस्तगी भी एक अस्पताल के साथ मौजूद है। जी बिल्कुल। और ये इंस्टीट्यूशन के साथ होना, आप अपना फर्ज निभा रहे हैं, उसके साथ आपकी जाती जज्बाती वाबस्तगी आ जाती है, तो चीज़ें और भी ज़्यादा जो है आसान हो जाती हैं और आप उसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जैसे भी आपने बताया 1630 बेड्स का अस्पताल है, ये बताएं कि कौन कौन सी स्पेशलिटी किस किस शोबे के अंदर यहाँ पर जो इलाज फराहम किया जाता है। बर्न यूनिट तो यहाँ पर नहीं है और मेरा ख्याल बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। बर्न यूनिट के अलावा इधर हर किस्म की पीड्स हो जाए, वो चाहे गायनी हो जाए, मेडिसिन, सर्जिकल,
न्यूरो सर्जरी, ऑप्थल्मोलॉजी, ईएनटी, आई, इसके अलावा साथ साथ यूरोलॉजी, हम पे जो 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैंने महसूस किया इन पे बहुत ज़्यादा बर्डन है बर्डन बहुत ज्यादा ऑल ओवर द पंजाब, वो जो कि जाहिर करता है कि सर्विसेज हॉस्पिटल को लोग प्रेफर करते हैं। डेफिनेटली। इधर ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी, ना जुडिशरी, मेंबर्स, पार्लियामेंटेरियंस, उनके साथ साथ गरीब लोगों का भी बहुत एतमाद है कि वो यहाँ से ही यूरोलॉजी का भी इलाज कराने को प्रेफर करेंगे, वो ऑर्थोपेडिक्स का भी इलाज कराने को प्रेफर करेंगे, वो गायनी डिपार्टमेंट में भी आना वो लोग प्रेफर करेंगे। और उसके साथ मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ पर रहे हैं, जी मियाँ साहब एहसन समेत इकबाल साहब यहाँ पर रहे हैं, तमाम परवेज इलाही साहब, चौधरी बड़े बड़े शुजात साहब पार्लियामेंटेरियंस वो सर्विसेज हॉस्पिटल में जेर इलाज है। यहाँ पर इलाज करवाते हैं, जी हाँ जो वीवीआईपी ब्लॉक है और वहाँ पर। और उसके बाद जो आपने बताया कि ये न सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, सब के लिए यहाँ पर सहूलियत फराहम की जाती है। सर्जरी का डिपार्टमेंट, खुरम भाई अपनी बात की, यहाँ पर एक्सीडेंट के पेशेंट मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा जी बहुत जनरल के बाद या जनरल से पहले भी है, बल्कि सबसे ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर आते हैं। इधर ऑलमोस्ट जो है हमारा ऑर्थो का जो एमरजेंसीज हैं वो 200 प्लस हैं डेली डेली की। और उसमें सर्जरी का जो ऑर्थोपेडिक के यूनिट 2 यूनिट्स हैं हर वक्त बिजी रहते हैं एनओटीज में, उनकी हर वक्त सर्जरीज कुछ ना कुछ, कोई हिप फ्रैक्चर हो गया, कोई फीमर नीचे हड्डियों का किसी ना किसी किस्म का फ्रैक्चर, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कोई ना कोई तो चीज़ ये आने बहुत बिजी डिपार्टमेंट है, राउंड द क्लॉक 24/7। मैं बल्कि इसके साथ साथ ये मौका गनीमत जानते हुए अपने यंग डॉक्टर्स का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँगा कि उन्होंने जिस तरह हर इवेंट पे, हर छुट्टियों में, पूरी दुनिया छुट्टियां एंजॉय कर रही होती है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स जो हैं 24/7 सर्विसेज फराहम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे लगाव से एक पेशेंट, हाँ थोड़ा बहुत जो कमी रह जाती है उसको मौके पे मैं जाता हूँ और मौके पे खुद जाके पेशेंट फैसिलिटेशन, क्योंकि मैंने एक ही बात हमेशा किसी से भी मिला हूँ, किसी भी जगह गया हूँ, किसी भी यूनिट में गया हूँ, वार्ड में गया हूँ, मेरा एक ही फोकस होता है कि पेशेंट्स आर माई लाइफ लाइन। डेफिनेटली, और वही होना भी पेशेंट चाहिए, फैसिलिटेशन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें जो रोड एक्सीडेंट के पेशेंट आपके पास आते हैं, अमूमन ये सुनने को मिलता है कि जो हड्डियों के ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा डिले होते हैं। कितने थिएटर है यहाँ पर आपके पास अच्छा इमरजेंसी के हमारे अंदर? पास 3-4 जो है इमरजेंसी में थिएटर हैं, उसके साथ 7 बड़े थिएटर भी हैं। ये 11 थोड़ा सा टोटल थिएटर। हाँ मिसकंसेप्शन शायद हो जाती है, वो हड्डियों का जो, और जब हड्डी टूटती है उसका बाज का और अक्सर उसको पहले मैनेज करना होता है, उसकी क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट के तहत जो बेहतरीन ऑर्थोपेडिक सर्जन समझता है उसका इलाज किया जाता है। तो सम टाइम ये होता है कि पेशेंट ये चाह रहा है कि जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होना चाहिए, लेकिन रियलिटीज कुछ और होती है, रियलिटीज डॉक्टर और कुछ और पेशेंट समझ टू रहा होता पेशेंट, है। केस टू केस मैनेज करना होता है। अगर किसी की अर्जेंट सर्जरी चाहिए होती है तो उसकी अर्जेंट सर्जरी होती है। अच्छा, मैं खुरम भाई मेडिसिन पे आऊँगा, लेकिन ये इसके साथ एक सवाल है मुंसलिक है इसके साथ, कि जब पेशेंट का आप ऑपरेशन करते हैं ऑपरेशन थिएटर में हड्डियों का, तो इम्प्लांट्स वगैरह बाहर से मंगवाते हैं या अंदर से सारा कुछ मैनेज करते हैं? जी हम हमारी कोशिश है बतौर एमएस प्रिंसिपल सिम्स के ताउन से मैक्सिमम जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने हमें तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स को एक स्टैंडर्डाइज एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट दी हुई है, वो उसको मैंने 100% इंश्योर किया हुआ है कि वो कोई भी दवाई जो है वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक मरीज बाहर से ना लाए। लेकिन जैसे आपने इम्प्लांट्स की बात की, क्योंकि वो कॉस्टली होते हैं, केस टू केस सोशल वेलफेयर बैतुल माल के थ्रू मेरी वो भी कोशिश होती है, वो भी मैं मैनेज हो जाता है। अरेंज करवा के देता हूँ। ठीक है। अच्छा, 11 ऑपरेशन थिएटर है आपके पास, क्योंकि बड़ा अस्पताल है, फ्लो ज़्यादा है, इमरजेंसी बड़ी है, तो वहाँ पर है टोटल हॉस्पिटल के अंदर कितने ऑपरेशन थिएटर काम कर रहे हैं? जी ये 11 फिर मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ ऑपरेशन थिएटर्स हैं। हर वार्ड के ENT अपने ऑपरेशन जी हाँ, थिएटर अलग से हैं। ENT के जैसे ENT आई का फैसल टावर में रहता है, एक आई के थिएटर्स ओपीडी में बहुत बड़ा एक 6th फ्लोर पे एक सेटअप बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट, जैसे म्यू हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ वो जो पीपू है प्रिवेंटिव, उसी की तर्ज पे एक बहुत बड़ा आई का भी एक इलाज का सर्विसेज कहलाएगा इंशाल्लाह वेरी सून। आप आई के हवाले से स्पेशल इनिशिएटिव ले रहे हैं सर्विसेज में? जी हाँ, वो जो जैसे मैंने बताया कि ओपीडी ब्लॉक में 6th फ्लोर पे एक बहुत बड़ा आई के थिएटर्स बन रहे हैं, जिस पे इंशाल्लाह आंखों की जो बिनाई का इलाज है वो उसमें खातिर खा इजाफा होगा। अभी जो डिपार्टमेंट है आई का फुल फ्लेज है? जी 2 प्रोफेसर हैं, हमारी 2 प्रोफेसर से जेर निगरानी बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट चल रहा है। ख्वाजा मोहसिन साहब भी हैं और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है।
इसके बाद ऑर्थो के बाद अगर हम बात करें तो न्यूरो के, ये पित्ते के दूसरे ऑपरेशन जो होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। और अमूमन हमने देखा है कि लोगों को शिकायत रहती है कि 2-2 साल का, 2.5-2.5 साल का, पूरे जब किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाएं टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा स्पीडी काम होता है। उसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मैं मंथली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे अपने प्रोफेसर के साथ मीटिंग्स भी करता हूँ। मैंने अपनी ज्वाइनिंग के बाद मुख्तलिफ कमेटीज में ज़्यादा उनका अमल दखल ज़्यादा किया है, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कर ली इन्वॉल्वमेंट है, ज़्यादा की है, उससे जिससे चीज़ें एक उससे तरतीब में बेहतर खास तौर रहते पे हैं। जैसे आपने कहा कि थिएटर मैनेजमेंट एक कमेटी है अच्छा। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी है, उसकी मीटिंग्स बुला के उसमें हम देखते हैं कि ये जो पेशेंट है उसका स्टे शॉर्ट से शॉर्ट हो, उसका टाइम जो है वो शॉर्ट से शॉर्ट हो, ताकि ये ना हो कि मरीज बेचारा ख्वार हो, उसको अगर जल्दी सर्जरी की जरूरत है जिस मरीज को, उसकी प्रायोरिटी पे की जाती है। और वो लेट हो तो उसका नुकसान ये भी है कि जब तक बेड खाली नहीं होगा, नए पेशेंट जो है वो वेटिंग के अंदर पड़े और ये रहते भी आपको पता है कि हर मरीज यही चाहता है कि मेरी सर्जरी कल की बजाय हैं। अभी हो वो जाए। आज हो, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि प्रायोरिटी पे उन मरीजों की सर्जरीज करवा दी जाएं। और हमारे सर्जन्स भी इस चीज़ में बड़े एक्सपर्ट हैं कि जिसकी सर्जरी अर्ज होती है उसकी इमरजेंसी बेसिस पे सर्जरी हो जाती है। ये तो स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, लोग अमूमन इस बात पे झगड़ा कर रहे होते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि डॉक्टर देख रहे होते हैं कि किस पेशेंट को फौरी तौर पर सर्जरी की ज़रूरत है, किसको फौरी तौर पर जान का खुदा न खासा कोई मसला हो सकता है ज़्यादा, तो उसको प्रायोरिटी के ऊपर रख के तो उस हिसाब से कर रहे होते हैं। हर बंदा जो हॉस्पिटल में आता है उसकी ये कोशिश होती है कि सबसे पहले जो उसको मैनेज कर लिया जाए, और ये मुश्किल होता है पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाए। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि यूरोप के अंदर हम बात करते हैं, यूरोप की, पाकिस्तान का हेल्थ का सिस्टम दुनिया में कहीं भी किसी भी सिस्टम से ज़्यादा बेहतर है। आप यूरोप में चले जाएं, आपको एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए 2-2 महीने लग जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में आपने जाना। यहाँ पर आप सुबह आते हैं घंटे के अंदर, और हमें ये घंटा जो है उसके ऊपर भी हम शोर मचा रहे होते हैं और बड़ा बवेला कर रहे होते हैं। जबकि मैं खुद गया हूँ सऊदी अरब, तो वहाँ पर भी सुबह कोई 8 बजे हम गए हॉस्पिटल, और कुछ 4-5 दोपहर के हो गए, उसके बाद चेकअप हुआ। देखें आपने बिल्कुल आपका ये जो तजिया 100% एब्सोल्युटली करेक्ट। इसलिए मैं खुद यूएस और सऊदीया का, जैसे आपने कहा, उधर है बेसिकली जीपी शिप। जीपी जब तक आपको रेफर नहीं करेगा टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में, यू कैन नॉट एंटर अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। उस पर आपकी असेस तब लिखी होगी, और जितना इलाज इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज में महंगा है, हमारे पाकिस्तानी को हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मशहूर होना चाहिए कि हम तो बिल्कुल उस मुकाबले में नेगेटिव फीसद में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज के हॉस्पिटल की हद तक हम इंश्योर करेंगे आइंदा भी कि जो मरीज खास तौर पे पुअर पेशेंट, ही शुड गेट फैसिलिटी ऑफ एनी प्राइवेट हाई सेक्टर हॉस्पिटल। आपके बिल्कुल साथ पीआईसी है, तो यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं, ज़ाहिर बात, आप ऑपरेशन से पहले एवेल्युएट करते हैं कि उसको हार्ट का कोई मसला नहीं है, उसकी एनजीओ की या उसको एको की या किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कोई भी मेजर ऑपरेशन करना है, तो इसकी बुनियादी सहूलियात मौजूद है आपके पास, या उसको पीआईसी रेफर किया जाता है? जी, उसके लिए हमने फैसिलिटेशन के लिए प्रॉपर अपने लिजॉन ऑफिस में पीआईसी कॉल डेस्क बनाया हुआ है, जिससे हमारी दोनों हॉस्पिटल्स की आपस में फैसिलिटेशन हो जाती है। ना सिर्फ सर्विसेज हॉस्पिटल को पीआईसी की फैसिलिटेशन होती है, बल्कि पीआईसी को सर्विसेज की भी हम फैसिलिटेशन इंश्योर करते हैं। उनको नेफ्रोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है, उनको पल्मोनोलॉजी की जरूरत पड़ती है, उनको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की जरूरत पड़ती है, तो हमारे डॉक्टर्स उधर जाके देख लेते हैं और उनके डॉक्टर्स हमारे पास आके जो भी ट्रीटमेंट करना होता है वो हो जाता है। स्मूथ चीज़ें चल रही होती हैं, जी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही अल्हम्दुलिल्लाह होती है? मैनेज हो रहे होते हैं, प्रॉपर एक कॉल डेस्क बना हुआ है, वहाँ से कॉल जनरेट हो जाती है और देन इट गोज। ठीक है। अच्छा, अभी ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ चीज़ें करेंगे कि आपने कौन से इनिशिएटिव्स अब तक लिए हैं, और मेडिसिन के हवाले से और टेस्टिंग के हवाले से एक बड़ा जो हमेशा से सवाल रहता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी रखेंगे। देखते रहिए लाहौर में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना खुरम आफ्ताब, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है सर्विसेज अस्पताल के। एक बड़ा अस्पताल है जिसको मैनेज करना जारी बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट को नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन इंतजामिया उसको पीछे से मैनेज कर रही होती है, और एक इतने बड़े अस्पताल को मैनेज करना वाकई एक बड़ा चैलेंज है। खुरम भाई, जब से आप आए हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या इनिशिएटिव अब तक आपने अस्पताल की बेहतरी के लिए, मरीजों को बेहतर इलाज मुआवजे की फराहमी के लिए लिए? देखिए, उसमें प्रायोरिटाइज करनी होती है क्योंकि मेगा सेटअप है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मसाइल डेफिनेटली, चाहे छोटा हॉस्पिटल हो, चाहे बड़ा हॉस्पिटल हो, या एनी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी इदारा हो,
उसमें डे टू डे मैटर्स डील करने के लिए मसाइल होते हैं, बिल्कुल लेकिन होते हैं। एक बतौर एडमिनिस्ट्रेटर उसको प्रायोरिटाइज करना था सबसे पहली प्रायोरिटी, क्योंकि मैं मुंशी हॉस्पिटल में भी एमएस रहा अल्हम्दुलिल्लाह, उसको भी काफी थर्ड तजुर्बा पोजीशन, आपने वहां से हासिल जी किया। थर्ड पोजीशन ऑल ओवर द पंजाब लेके गया। उसके साथ साथ शादरा हॉस्पिटल को भी 40, इसमें छोटे अस्पतालों का ये फायदा होता है ना कि वहाँ पे एमएससी ऑल इन ऑल होता है, जी हाँ, तो डिसीजन पावर आपकी बढ़ डिसीजन जाती है। मेकिंग जो छोटे हॉस्पिटल से वो इम्प्रूव हो जाती है। तो सबसे पहले मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि इंश्योरिंग कि सीएम पंजाब मोहतरमा मैडम मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक 100% अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन को इंश्योर करना, जो सबसे बड़ा मसला है किसी भी अस्पताल जी किसी भी हॉस्पिटल में सबसे बड़ा एमएस का, प्रिंसिपल का या बोर्ड का या व्हाट्सएप जो भी अथॉरिटी है वहां पे, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज बजट एलोकेशन रहते हुए आपने 100% इंश्योर करना है अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। तो मुझे बड़े फ़ख्र से अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको शेयर करना मुनासिब समझता हूँ कि 100% अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन को सर्विसेज हॉस्पिटल में मैंने अपने ज्वाइनिंग के बाद इंश्योर किया। जबरदस्त। कोई भी ऐसा मरीज नहीं है कि जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में, चाहे वो इमरजेंसी में आ रहा है पेशेंट, चाहे वो इंडोर में है, चाहे वो ओपीडी में है, उसको 100% इंश्योर किया एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के मुताबिक अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, जिससे जो सबूत है हमारा कि 90% के करीब ओपीडी डिस्पेंसेशन रेट हमारा सर्विसेज हॉस्पिटल का कंटिन्यूअस आ रहा है इन जो लास्ट 3 मंथ्स। जो पेशेंट आता है ओपीडी के अंदर उसको मेडिसिन भी दे के भेजते हैं सारी साथ। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यही मैंने बताया कि उसको 100% उसको मेडिसिन उसको एसओपी के मुताबिक दी जा रही है। अच्छा, ये जो अमूमन लोग शिकायत करते दिखाई देते हैं कि यार एक दो पत्ते दे दिए हैं और वो जो सस्ती मेडिसिन थी और बाकी लिखी है बाहर से लेंगे, इसमें क्या रियलिटी होती है? यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, मैंने डॉक्टर्स को भी काउंसलिंग सेशन, उनको भी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, और अब तो पीआईटीबी के तावन से हर डॉक्टर के पास अपना वो कंप्यूटर होता है, उसी पे वो एंटर होती है, जिससे पिल्फरेज और मेडिसिन में भी बड़ा खातिर का कमी आई है। और वो जाती है फार्मेसी में, वो पर्ची जाती है और उसको इंश्योर करने कैमरास लगे हुए हैं। हाँ, जिसकी किसी की अगर मरीज की इक्का दुक्का कोई कंप्लेंट आ जाती है तो उसको मैं खुद सुनता हूँ और रिजॉल्व करता हूँ। अब तो ओपीडी के अंदर भी आपने जो डॉक्टर्स हैं उनको कंप्यूटर सिस्टम दे दिए हैं कि इसके ऊपर एंट्रियां डालें, हर चीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं। जी हाँ, हर चीज़ अब ऑनलाइन है। उधर से मरीज आएगा, उसकी पर्ची कंप्यूटराइज बनेगी, कंप्यूटराइज उसको डॉक्टर वो उसको देखेगा, प्रिस्क्राइब करेगा और देन ही विल मूव टू फार्मेसी। फार्मेसी में जाके उसको कंप्यूटराइज एंट्री उसकी टोकन पहले से निकलेगा। हो चुकी होगी। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी दवाई फार्मेसी में वो पहले से आई हुई होती है और वो डिस्पेंस प्रॉपर हो रही है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, कंप्यूटराइज कर दें चीज़ों को, एक रिकॉर्ड रहता है और नॉर्मल चीज़ें जितना पेपरलेस आप होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। जी लेकिन कभी हम जहाँ पे रहते हैं बिजली चली भी जाती है, लाइट ऑफ हो जाए, सिस्टम बैठ जाए, तो उस सूरत में कोई बी प्लान होता है? क्योंकि लोग फिर लाइनों में लगे रह जाते हैं। जी हाँ, नहीं नहीं, पेशेंट फैसिलिटेशन मैंने कहा है हमेशा मेरा टॉप प्रायोरिटी रही है कि आते ही मैंने अपना बी प्लान दे दिया था कि पेशेंट लाइन में ना लगा रहे। तो उसके लिए फिर मैनुअल पर्ची हम वक्ती तौर पे बनाते हैं, लेकिन ठीक है। फार्मेसी वालों को क्लियर इंस्ट्रक्शन हैं, चाहे रात के 9 बज जाएं, उनकी सिस्टम में एंट्री करके वो जाते हैं। प्रॉपर एंट्री फिर भी इंश्योर की जाती है कि मरीज को जो आया है उसका एमआर नंबर और उसकी जो दवाई जो उसको दी गई है, जो उसका इलाज हुआ है, वो प्रॉपर सिस्टम में एंटर हो। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर सिस्टम बैठ गया है या कंप्यूटर का मसला हो गया, लाइट जो चली गई, तो उसको मैनुअल चलाएंगे आप और उसको बाद में कंप्यूटराइज करेंगे, फिर पेशेंट जी पेशेंट तो चला जाएगा लेकिन अमला उसके बाद अमला उसके बाद करने चाहे लगे। वो मामूमन तौर पे कोई इक्का दुक्का हुआ है ऐसे वाकया जब पीआईडीपी का वो इंटरनेट का इशू हो जाता है, लेकिन वो फिर उसी दिन सेम डे पे एंट्रीज आर इन शो। ठीक है। पूरम भाई, ये बताइएगा कि टेस्टिंग के हवाले से क्या क्या सहूलियत आप फराहम कर रहे हैं, कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर? थोड़ा ब्लड टेस्ट है और उसके बाद जो एमआरआई है, सिटी स्कैन है, इस तरह की टेस्टिंग है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब मैंने ज्वाइन किया तब वो 2 से 2.5 लाख टेस्ट हो रहे थे, तो सालाना 2 100% से 2.5 लाख नहीं, टेस्ट हो रहे सालाना नहीं, मंथली हैं मंथली? मंथली बेसिस पे 2 से 2.5 लाख टेस्ट होते थे काफ़ी रेशो। नॉर्मली। लेकिन अब अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट किट्स को इंश्योर करते हुए ये रेशो अब 3,70,000 रुपये मई के महीने, 3,70,000 टेस्ट मई के महीने में 1.25 लाख लेबोरेटरी के बढ़ा ब्लड दिया टेस्ट हुए। आपने। जी जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। 3,70,000 टेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ किट्स को इंश्योर करते हुए इन द मंथ ऑफ मई हुए हैं।
ये ब्लड के टेस्ट है ये सारे, ब्लड के टेस्ट, जिसमें LFTs, LFTs, RFT। HbA1c ये वो इसके सब। साथ साथ अगर किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल में कोई टेस्ट नहीं हो रहा तो मैं ये कहने में फख्र महसूस करता हूँ कि तो वो यहाँ पर हमारी भेजें। STC लैब में यहाँ उसको पर आप यहाँ भेजें और वो टेस्ट यहाँ पे मौजूद हो। ये वैसे बड़ा खास दावा तौर किया पे जैसे HbA1c है, थायराइड प्रोफाइल है, PCR है, और ये वो टेस्ट है जिनको आप लोग भूल चुके हैं कि ये सरकारी हो जाएंगे, ये सरकारी हो जाएंगे। ये भूल चुके हैं लोग। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं, कंपेरेबल टू एनी टीचिंग हॉस्पिटल ऑफ पंजाब, या प्राइवेट तो आप छोड़ दें, उनके वो तो तो बहुत बिल मुश्किल है, बहुत ही कम बहुत रेशियो है। मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्विसेज हॉस्पिटल में टेस्ट इंश्योर किया HbA1c हो रहा है आपके पास, बिल्कुल। थायराइड थायराइड प्रोफाइल के है, हो रहे हैं, थायराइड हार्मोनल प्रोफाइल प्रोफाइल्स मौजूद हैं, बाकी ये रूटीन की बेसलाइंस तो वो हर तो हो ही वक्त जाती है, मौजूद है। ठीक है। इसके साथ साथ PCR भी अल्हम्दुलिल्लाह इंश्योर, हिस्टोपैथोलॉजी के टेस्ट हो रहे हैं। हेपेटाइटिस के, यरकान के जो PCR टेस्ट है वो हो रहे हैं आपके पास? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। क्योंकि ये भी लोग भूल चुके हैं कि सरकारी अस्पतालों में होते हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हमारी STC लैब में आए, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, और उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह बतौर MS, बतौर प्रिंसिपल सिम्स के तावन से, प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हमारी 4 हैं, वो हर वक्त जो है 24 आवर्स बिजी रहते हैं हम लोग के STC की फंक्शनैलिटी को इंश्योर किया जाए। 24 आवर्स ये रात के चाहे 1 बजे कोई आए अपना सैंपल देने तो वो उसी खंदा पेशानी से अच्छे तरीके से उसका सैंपल लिया जाएगा, जैसे 8 बजे सुबह ये लेबोरेटरी 24 आवर्स चलती है? 24 आवर्स फंक्शनल। अच्छा, इसमें ये कोई सीन नहीं होता कि OPD बंद होगी या टेस्ट नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं, ये 24 आवर्स ये डॉक्टर रिकमेंड करेगा फिर ही होंगे? जी हाँ, ऑन प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर होंगे। बिल्कुल। अच्छा, इतने 2.5 लाख से टेस्ट जो है वो आप कह रहे हैं कि 370 पे आप लेके जी हाँ, इतनी ज्यादा रेशो बढ़ा दी, तो इसकी क्वालिटी जो रिजल्ट है वो तो कंप्रोमाइज नहीं हो नहीं रहा? बिल्कुल ही कंप्रोमाइज नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्ट किट्स तो वही है ना, किट्स तो इंश्योर्ड है, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो उसमें फिर इनका वो साइकिल भी चलता रहता है जिससे टेस्ट की रिलायबिलिटी इंश्योर की जाती है। चेक करते रहते हैं वो? जी हाँ बिल्कुल, अब एक प्रॉपर SOPs बनी हुई हैं जिसके मुताबिक वो टेस्ट की रिलायबिलिटी चेक होती है। तो ये आप कभी भी कंट्रोल चूज कर लेते हैं कि ये इसका रिजल्ट चेक करें, इसका रिजल्ट चेक करें? जी हाँ, वो पेशेंट कंट्रोल्स लगते हैं जिससे इनकी रिलायबिलिटी ऑन एंड ऑफ वो चेक होता रहता है। जबरदस्त। अच्छा, अब हम बात करेंगे जरा जो दूसरे टेस्ट हैं जिसमें MRI है, CT स्कैन है, इस तरह के एक्सरे वगैरह है, इसकी कितनी MRI की कितनी मशीनें हैं आपके पास? MRI की हमारे पास 3 मशीनें हैं, CT स्कैन भी, MRI की 1 मशीन है, एक है। CT स्कैन की 3 मशीनें। ठीक है। हमारी इमरजेंसी भी CT में हो रही है, फैसल मसूद टावर में हो रही है, और OPD ब्लॉक में भी हो रही और MRI की एक है। है। जी, तो इसमें कितने टेस्ट आपके हो जाते हैं? MRI कितने हो जाते हैं डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे? क्योंकि MRI जो एक सबसे बड़ा एक तरह से टेस्ट है देखिए और जैसे इसके लिए लोग लाइनों में लगे होते हैं कई के महीने के टाइम के साथ। नहीं, हम नॉर्मली तौर पे इंश्योर करते हैं कि MRI CT स्कैन का हमारा कोई 2 से 3 दिन से ज़्यादा का वो टाइम नहीं है। लेकिन हम इंश्योर करते हैं कि अगर कोई पेशेंट केस टू केस, अगर किसी की इमरजेंसी CT स्कैन होना है या इमरजेंसी में MRI होनी है, तो उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखते हुए फैसिलिटेट भी किया जाता है। अराउंड अबाउट 1200-1300 जो है वो MRI हो रहे हैं, और इसी तरह 4 से 4500 5000 तक CT स्कैन टेस्ट पर मंथ हो रहे हैं। पर मंथ? जी हाँ, कोई 4,500 सिटी हो रहे हैं? 4.5 CT हो रहा है, और इसी तरह 1200 से 1500 हमारे पास MRI पर काफी मंथ। हैंडसम रेशियो है। जी भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, देखिए ये सर्विसेज जो है एक बड़ा अस्पताल है, जी हाँ, पूरे पंजाब का बर्डन यहाँ पर है। मैंने मिनिस्टर साहब से भी बात की थी, आप जनरल है, दूसरे अस्पताल है, अब आपके पास एक MRI मशीन आपके पास जो मौजूद है, आपने तो उसी के ऊपर काम करना है। ये कितनी को महंगी है? कोई 10-15 खरब रुपए की मशीन है, ये क्यों 2-3 एक अस्पताल के अंदर नहीं लगाई जा सकती? नहीं वो जरूरत के मुताबिक ADP स्कीम में गई हुई हैं, तो उसके मुताबिक ही अब जैसे मैंने अपनी ज्वाइनिंग के बाद CT स्कैन इमरजेंसी के लिए भी हाँ ठीक है। केस को कर रहे हैं, सेठ साहब उसको बड़ा एक्टिवली लेके चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो CT स्कैन भी एक हमें नया मिल जाएगा। 4 हो जाएंगे? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक हो जाएगा जिससे जो पेशेंट शायद जो वेटिंग टाइम है उससे खातिर का कमी डेफिनेटली कमी आएगी। कमी है। तो MRI के लिए भी कोई ऐसा प्रोसेस चलता है कि ये अस्पताल में अब पेशेंट जो है अगर इमरजेंसी के अंदर MRI की जरूरत है, उसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वहां पर जारी बात पहले लोग लाइनों में लगे होते हैं, तो इसमें MRI मशीनें बढ़ाई नहीं जा सकती? उसका वेटिंग टाइम इतना ज्यादा है। अच्छा। हाँ वेटिंग टाइम उसके मुताबिक, ये प्रायोरिटी के मुताबिक ही है। ये CT स्कैन फिर जो और बायोमेडिकल इक्विपमेंट है मेरी उस तरफ जरा ज्यादा फोकस है, जैसे ICUs में
आईसीयू की हम बात कर रहे थे, आपने एक आईसीयू के हवाले से कोई इनिशिएटिव लिया था, उसमें जी क्या हाँ, है? अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा फोकस जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, दूसरा फोकस था कि फंक्शनैलिटी ऑफ आईसीयू। तो आईसीयू उस का मिलना लोगों के लिए एक वक्त जब आता है जब किसी के पेशेंट को आईसीयू में रेफर कर दिया जाता है, तो उसके लिए वो जिंदगी मौत का मसला बना होता है, बेड्स का बिल्कुल, ये खाली ना वो होना। डिसीजन कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स का डिसीजन होता बिल्कुल है ऐसे ही। कि पेशेंट शिफ्टेड टू आईसीयू, पेशेंट पुट ऑन बेड, आर्टिफिशियल सपोर्ट पे चला गया तो वो बच गया, वरना वो एक्सपायर हो गया, ही विल बी नो मोर। डेफिनेटली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज्वाइन करते ही क्लियर इनिशिएटिव लेके फंक्शनैलिटी ऑफ आईसीयूज को इंश्योर किया। तो 14 बेड्स जो हैं हमारे मेडिकल आईसीयू में फुली फंक्शनल हैं, ठीक है। और अदर हॉस्पिटल से भी पेशेंट रेफर होके सर्विसेज हॉस्पिटल में सर्विसेज में आते आईसीयू हैं के लिए आ रहे हैं। दूसरे अस्पतालों से। जी हाँ, दूसरे हॉस्पिटल से आपका डेली तो बेसिस खुद पे। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना हमारे बर्डन होता है। अपने पेशेंट्स का जो शिफ्टिंग ऑफ टू आईसीयूज है वो तो एक तरफ रह गया, लेकिन अदर हॉस्पिटल से भी हमारे पास अच्छा, वर्कलोड काफी प्रेशर होता है कि पेशेंट्स को आईसीयू में शिफ्ट किया जाए। टोटल बेड्स कितने हैं आईसीयू के पूरे अस्पताल में? 60 प्लस हो गए हैं, मतलब वो आईसीयू, मेडिकल आईसीयू अलहदा है, सर्जिकल आईसीयू अलहदा है, न्यूरो सर्जरी का आईसीयू है, पीड्स आईसीयू है, न्यूनेटल आईसीयू है, गायनिक आईसीयू है, मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बेड वाइज लगे हुए हैं। 60 बेड है आपके पास जी हाँ, आईसीयू में। जी हाँ। अच्छा, इसमें न्यूरो सर्जरी की आपने बात की, तो उसके भी फुल फ्लैज है सारा डिपार्टमेंट आपका? जी हाँ, उसका भी फुल फ्लैज है, लेकिन चूंकि पिन्स और एलजीएच न्यूरो के हवाले से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, हम्म, तो पेशेंट टर्नओवर डेफिनेटली वहाँ पे न्यूरो का वहाँ पे ज़्यादा होता है, ज्यादा होता है। ज़्यादा होता अच्छा अफरोज भाई, ये बताइएगा कि टेस्टिंग की हमने बात की, आपने जो ब्लड टेस्ट है वो उसका रेशियो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, अब वहाँ पे सीटी स्कैन एमआरआई जो उसको बढ़ा दिया गया। इसमें जो लोग आते हैं पीसीआर के लिए, अमूमन ये हमने देखा है कि लोगों को ये लगता है कि यार पीसीआर जो है बाहर से करवाएं। अब जो गरीब लोग हैं, अब ये जो मसला है ना, ज़्यादा लाहौर से बाहर ऐसे इलाके जहाँ पर पीने का साफ पानी, वैसे तो लाहौर में भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर लोगों को ज़्यादा इसके मसाइल सामने आते हैं। फिर वहाँ से ट्रेवल करके लाहौर आना, और यहाँ पर भी आके अमूमन ये होता है कि दूसरे अस्पतालों के अंदर जाएं तो वहाँ पर ये टेस्ट नहीं हो रहा होता। कोई आपने इसकी एडवर्टीजमेंट के लिए या बाहर कोई ऐसा चीज़ लगाई है जिससे लोगों को लगे? क्योंकि मैंने मैंने जैसे आपको बताया कि अमूमन जब लोग हमसे बात करते हैं तो वो कहते हैं देखो जी पीसीआर तो होता नहीं सरकारी, HbA1c भी नहीं होता। तो इससे जो लोगों को आगाही मिले कि नहीं यार ये बड़ा टेस्ट है। जरूर है लेकिन सर्विसेज में हो रहा है, ये मेरा ख्याल सोच आप ले आपके सकते हैं। प्रोग्राम के तवसत से अब ये इंशाल्लाह लोगों में आगाही नहीं, हम तो मजीद, इंशाल्लाह अपने से हाँ, काम मजीद आगाई करेंगे। जाएगी। बाकी मैं बैनर्स डिस्प्ले भी और मजीद करवाता हूँ, क्योंकि हेपेटिक क्लिनिक में ऑलरेडी मरीजों को ये बताया जाता है कि आपका पीसीआर इधर एससीसी लैब में, जो दवाई मंथली लेने आते हैं लोग हेपेटाइटिस ए बी सी की, वो हमारा प्रॉपर लेवल क्लिनिक है जहाँ से वो दवाइयाँ उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तावन से मिल रही है, डीजी ऑफिस से वो दवाइयाँ आती हैं। तो वहाँ पे भी मरीजों को हम काउंसलिंग बकायदा करते हैं कि आपकी एलएफटीज और ये जो सारे टेस्ट हैं इससे रिलेटेड, यरकान से रिलेटेड, वो हमारी अपनी लैब में मौजूद है। ठीक है, और ये आईपीएस में थे इनको रिपोर्टिंग के लिए नहीं नहीं, अपनी एसटीसी लैब यहीं पे करते हैं। हम हमारी चले, इस पे हम अभी अपने मेडिसिन अवेलेबिलिटी की बात की तो वापस आएंगे और आपसे पूछेंगे कि जो शुगर के मरीज हैं, जो हेपेटाइटिस के मरीज हैं, उनके मेडिसिन की जो अवेलेबिलिटी उसके हवाले से क्या सूरत हाल है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन। हमारे साथ मौजूद हैं एमएस सर्विसेज अस्पताल राना खुरम आफ्ताब, और बात कर रहे हैं सर्विसेज अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियत के फराहमी के हवाले से। जो चीज़ मेरे लिए सरप्राइजिंग है वो ये है कि एक अस्पताल जहाँ पर 2 से 2.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं, उनकी तादाद 2-3 माह के अंदर जो है वो 4 लाख के करीब पहुँच गई है। और इसी तरह दूसरी टेस्टिंग कैपेसिटी जो उसको भी बढ़ा दिया गया है। जो गरीब आदमी है, जो पेशेंट अस्पताल के अंदर आता है, उसके लिए टेस्ट करवाना सबसे बड़ा मसला होता है। और जैसे अभी हमें बताया एमएस साहब ने कि यहाँ पर HbA1c हो रहा है, यहाँ पर हेपेटाइटिस के टेस्ट हो रहे हैं, और इसके अलावा जो दीगर टेस्ट हैं जो दूसरे अस्पतालों के अंदर नहीं हो रहे, यहाँ पर हो रहे हैं, तो ये एक बहुत हौसला अफजा और खुशाइन बात है। खुरम भाई, ये बताइएगा कि जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है वो ओपीडी के अंदर या इंडोर के अंदर तो आपने हमें बताया कि आप कर रहे हैं, लेकिन जो शुगर के मरीज़ हैं उनकी मेडिसिन जो है उनके लिए मुश्किल होता है लेना, परचेज करना, ख़रीदना बाहर से महंगी होती है, लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो क्या शुगर की मेडिसिन रूटीन में जा रही है और पूरी मेडिसिन जा रही है? जी, ये भी लोगों में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मैं आपके तवज्जुह से ही बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ
कि हमारा शुगर का बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्कुल डायबिटिक मौजूद है। सेंटर सर्विसेज सेंटर 4 हॉस्पिटल नंबर में, गेट से अंदर आए जी 4 तो नंबर वहाँ पर गेट है। से अंदर आए, डायबिटिक सेंटर मौजूद है जहाँ पे 100% अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन को इंश्योर किया जाता है। और चूंकि ये क्रोनिक मरीज होते हैं, पुराने मरीज होते हैं, इनकी दवाई हम 3-7 दिन के बजाय हम 15 दिन, या अगर कोई बूढ़े ओल्ड पेशेंट्स हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन मेरी है कि उनको 1 महीने की दवाई भी ताकि उन इशू दोबारा की ना जाए, आना पड़े। ताकि उनकी तकलीफ, क्योंकि उन्होंने शुगर के मरीज ने दवाई तो खानी है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है ये। तो जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं या कोई डिसेबल पेशेंट है, उनको हम 1 महीने की दवाई भी यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट 100% इशू करते हैं। जबरदस्त। कितने पेशेंट आपके पास तकरीबन रजिस्टर्ड है जिनको मंथली या 15 दिन के बाद मेडिसिन जारी होती ये रेशो ऑलमोस्ट पर डे के 250 से 300 मरीज है? अच्छा, डेली बेसिस पे डायबिटिक सेंटर में रिपोर्ट होता है। जो रजिस्टर्ड है उनको मेडिसिन अलग से जी जारी हाँ, होती है 15 दिन। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हेपेटाइटिस की हमने पहले बात की, आपने कहा पीसीआर हो रहा है, तो हेपेटाइटिस की मेडिसिन भी डेफिनेटली महंगी है। पीआईसी के अंदर दिल की मेडिसिन दी जाती है, यहाँ पर आपने बताया कि शुगर की मेडिसिन जा रही है, और बहुत अच्छा शुगर का सेंटर यहाँ पर बिल्कुल सर्विसेज में मौजूद है। एक पूरी बिल्डिंग है जहाँ पर सिर्फ शुगर का इलाज जो है वो सारे डॉक्टर्स भी बल्कि उसी मैं से ये रिलेटेड ऐड हैं। करता चलूं कि उसकी बड़ी अच्छी रेनोवेशन हो रही है, जो कि 30 जून कुछ ही अरसे में मुकम्मल हो जाएगी। उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट डायबिटिक सेंटर वर्ल्ड क्लास उनको लोगों को अच्छा, मुहैया होने जा रहा है, जिसका इफ्तिताह आइंदा कुछ ही हफ्तों में होने जा रहा वर्ल्ड क्लास। है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर दूसरी चीज़ें भी, फैसिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी जी ज़रूर। बिल्कुल, फैसिलिटीज बढ़ेंगी, शुगर की टेस्टिंग बढ़ेगी, प्रिवेंशन पे तवज्जो दी जाएगी, और सबसे उससे इलाज मुआवजे में बेहतरी आएगी। सबसे अहम चीज़ जो प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन, हम लोग जो है वो देखते रहते हैं कब बीमार होंगे तो फिर मेडिसिन शुरू करेंगे। फिर अगर डॉक्टर हम के पास पहले जाएंगे। हाँ अगर हम पहले इस पे तवज्जो देनी शुरू करें तो मुमकिन है कि बीमारी की नौबत ही बहुत लेट बिल्कुल। जाके आए। अच्छा, हेपेटाइटिस की हम बात कर रहे थे, हेपेटाइटिस की मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा महंगी है, जी तो वो वो भी अवेलेबिलिटी? 100% फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने के लिए वो दवाइयाँ भी हम मरीजों को इशू करते हैं, चाहे वो इंजेक्शन इंटरफेरॉन्स हैं, चाहे वो गोलियां हैं, वो हम लोगों को दे रहे हैं। अच्छा, जी हाँ, पेशेंट्स को, रजिस्टर्ड पेशेंट्स को वो हम दे रहे हैं। यानी जिनके अंदर खुदा न खास्ता इसकी डायग्नोस हो जाता है, उसके बाद वो रजिस्टर्ड हो यहाँ पर, और उसको मेडिसिन जो महीने के जी बाद प्रॉपर पीसीआर होता है उसका, बीसी एंटीजन एनडीआईसीबी होके पूरी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद। डायग्नोसिस टेस्टिंग के बाद, प्रॉपर डायग्नोसिस की वैल्यूएशन के बाद वो हमारे पास मरीज रजिस्टर्ड हो जाता है, और उसको हम इंश्योर करते हैं कि उसका इलाज मुकम्मल हो। ठीक है। अच्छा, पीएच जो सर्विसेज की जो इमरजेंसी है, ये मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा बोझ यहाँ पर होता है, पेशेंट का फ्लो सबसे ज़्यादा होता है। एक वक्त था जब इस इमरजेंसी की रेनोवेशन का, इसको नए सिरे से बनाने का, रेनोवेशन नहीं, नए सिरे से इसको बनाने का एक मंसूबा बना था, वो दब गया कहीं, या अभी भी उस पर कोई काम चल रहा नहीं, है? वो फिर रेनोवेशन रीवैम्पिंग में आ गई, हाँ, और वो सर्जिकल इमरजेंसी अलहदा और मेडिकल इमरजेंसी अलहदा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी फुली फंक्शनल है। उसके साथ साथ हमने पीड्स की इमरजेंसी को भी इसके हाँ, साथ वो ही साथ बनाई गई है। शिफ्ट कर वो दी है, बहुत तो अच्छा उससे इनिशिएटिव है। ताकि जो पेशेंट बच्चे भी थे, वो इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो अंडर वन रूफ ही वो आ गया। लेकिन ये जो उसके पीड्स साथ वाला है, साथ ये हम, बहुत अच्छा जी इनिशिएटिव हाँ, है। उसके साथ साथ हमने जो स्ट्रोक बे है वो भी मेडिकल इमरजेंसी में एक सेपरेट कर दी है, जिसमें हफ्ते 10 दिन बाद कोई ना कोई पेशेंट, टीपीए का जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हम्म, का एक जबरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है, बिल्कुल। सर्विसेज से शुरू हुआ था। वो इंजेक्शन आ रहे हैं आपके पास? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह टीपीए मौजूद हैं, और वो लाइफ सेविंग है। फालिज से अगर बच गया तो जिंदगी उसकी बन गई, और वो 48 घंटे के अंदर अंदर लग मखसूस जाए। टाइम पीरियड होता जी है जिसमें? 48 आवर्स के अंदर अंदर वो इंजेक्शन अगर लग जाए तो उसकी पैरालिसिस से लाइफ सेविंग एक नेमत के तौर पे हम लेंगे कि उसको दूसरी, मरीज को एक दूसरी जिंदगी मिल जाए। ये सिंपली जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि खुदा न खास्ता अगर किसी को फालिज का अटैक होता है, तो वो अगर फौरी तौर पर सर्विसेज की इमरजेंसी में आए, तो जो इंजेक्शन यहाँ पर मौजूद है अगर उनको लगा दिया जाए तो वो फालिज का जो अटैक है उसका असर जो ज़ाहिर है। ऐसे डॉक्टर साहब? जी हाँ बिल्कुल, फालिज का असर जायल हो जाएगा, और उसकी जिंदगी एक किस्म की उसको नई जिंदगी नई मिल जिंदगी जाएगी। मिल जाती है। नई जिंदगी मिल जाएगी। लाइफ सेविंग एक इंजेक्शन है। तो सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी के डॉक्टर्स हर वक्त 24/7 अवेलेबल है। ये इमरजेंसी के अंदर लगा देते हैं? जी हाँ, मेडिकल इमरजेंसी में एक मेडिकल स्ट्रोक बे हमने अलहदा 4 नीचे बेड वाली जो सेपरेट किए इमरजेंसी? हुए। जी, नीचे वाली इमरजेंसी उसमें हमने 4 बेड सेपरेट इसके लिए मुख्तस किए हुए हैं। हाँ, नहीं तो इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है अगर खुदा न खास्ता पेशेंट लेट हो जाए या उसका लंबा काम हो जाए, तो इसकी फालिज का जो अटैक है बहुत ज़्यादा ले बिल्कुल, जाए। वो सेमी हेमी है, या वो पैराप्लेजिया में वो अगर चला गया पैरालिसिस, तो वो फिर लाइफ लॉन्ग ही है। ठीक है।
अभी हम डिहाइड्रेशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो पेशेंट यहाँ पर हज़ारों की तादाद में एडमिट भी होते हैं, डेली भी आते हैं, तो उनके साथ उनके अटेंडेंट भी होते हैं। जो पेशेंट अंदर एडमिट है उसके तो एक सिस्टम मौजूद है। तो इतनी शदीद गर्मी के अंदर जो अटेंडेंट है उनको बचाने के लिए, ओपीडी के अंदर जो पेशेंट आते हैं उनको बचाने के लिए गर्मी से, गर्म लौ से, ठंडे पानी की फराहमी के लिए कोई इकदाम सर्विसेज में आपने उठाए हैं? जी, जैसे हम पहले इनिशिएटिव्स की बात कर रहे थे, उसी की कंटिन्यूटी में बात करूँगा कि चौथा जो इनिशिएटिव था वो पेशेंट फैसिलिटेशन में शेड्स का बनाना, शेड्स में पंखे लगाना और उधर वाटर कूलर की इंस्टॉलेशंस करना। तो 24 मुख्तलिफ जगहों पे मैंने वाटर कूलर्स इंस्टॉल करके उनको ठीक करवाया, या 24 मुख्तलिफ जगहों पर? 24 मुख्तलिफ वाटर कूलर्स ठंडे पानी के अवेलेबल हैं। इसके साथ-साथ 54 फैन्स उनको फंक्शनल किया इन डिफरेंट शेड्स, गायनी वेटिंग एरिया, ओपीडी का वेटिंग एरिया, ये इमरजेंसी का वेटिंग एरिया और एक बहुत बड़ा वेटिंग एरिया हम सेंटर ऑफ द सर्जिकल ब्लॉक में कैंटीन के सामने वो बनाने जा रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा ठंडा पानी का आरओ प्लांट भी डोनेशन पे लग रहा है। वो भी एक पेशेंट फैसिलिटेशन में खातिर खा इजाफा होगा। उसके साथ साथ एक और इनिशिएटिव लिया इधर, क्योंकि हबस का मौसम है, ये गर्मी का मौसम है, अभी ये ओपीडी 2-3 में, महीने बहुत सख्त जी हाँ, निकलेंगे। ओपीडी में सफोकेशन होती है, तो बड़े वाले पंखे उधर इंस्टॉल किए हैं हर फ्लोर पे, चार चार पंखे, जिससे सर्कुलेशन में हवा आती है और पेशेंट की फैसिलिटेशन में, पेशेंट सेटिस्फेक्शन में खातिर का इजाफा हुआ है। लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया जब मैंने वो पंखे वो इंस्टॉल किए, बड़े फैंस हैं, जिससे एटमॉस्फेयर जो है पेशेंट्स का ओपीडी का वो बेहतर होगा। एसी सिस्टम, सेंट्रल एसी सिस्टम वगैरह काम नहीं कर रहा जी, ओपीडी में? चूंकि वो एचवैक वो गैस का सिस्टम है, उस पे ही हम काम करें। एसी भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तावन से स्पेशलाइज वाले सेक्टर साहब को भी रिक्वेस्ट की हुई है, वो भी एसीज भी आ जाएंगे। 60 के करीब एसीज हमने इंस्टॉल भी कर दी हैं ओपीडी में, ताकि ये थोड़ा सा हम, फंक्शनल है वो सारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे एसीज जो हैं सर्विस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में हैं और वो फुली फंक्शनल है। ठीक है। यानी पेशेंट के साथ जो अटेंडर आता है उनकी बेहतरी के लिए, क्योंकि अब इतनी शदीद गर्मी के अंदर गर्म मौसम में रहना ये बहुत ज़्यादा मसाइल का बायस बनता है। तो डिहाइड्रेशन के पेशेंट अब बहुत ज़्यादा हमें बढ़ जाएंगे। आप तो डॉक्टर भी हैं, जनरल फिजिशियन भी हैं, ये बताइएगा ज़रा इसके साथ साथ कि डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, जैसे मौसम अब सख्त गर्म आ गया है, हम्म, तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, उसके लिए खास तौर पे मैंने इमरजेंसी में डायरेक्टर इमरजेंसी को इंस्ट्रक्शंस दी कि फिल फॉर एक इमरजेंसी में डिहाइड्रेशन एक काउंटर बना दिया, जहाँ पे रिसेप्शन काउंटर पे फौरन वो मरीज रिपोर्ट होता है, और 3 बेड्स मुख्तस कर दिए हैं मेडिकल इमरजेंसी में डिहाइड्रेशन के हवाले से। और उसके साथ साथ आईवी फ्लूइड्स की खातिर खा जो मिकदार है वो खास तौर पे डिहाइड्रेशन काउंटर के लिए मुख्तस कर दिए, ताकि पेशेंट मैनेजमेंट में कोई कमी ना आए। यानी इमरजेंसी के अंदर अब गर्मी मौसम जो है उसकी मुनासबत से आपने जो काउंटर है वो भी कायम कर दिया है, बेड तो मुख्तस कर दिए, खुदा ना खास्ता डिहाइड्रेशन का जो पेशेंट आता है उसको फौरी तौर पर फैसिलिटेट किया जाए। ये डिहाइड्रेशन कैसे इंसानी जिस्म को मुतासर करती है, ये है क्या? पानी की कमी, जैसे पानी की कमी के साथ साथ नमकियात की कमी भी, नमकियात की कमी हमारे नमकियात जिस्म की में? कमी भी हमारे जिस्म में हो जाती है, जिससे हमारी फंक्शनैलिटी ओवरऑल मुतासर होती है। तो उसको रोकने के लिए फिर आईवी फ्लूइड्स हमें दरकार होते हैं। अगर वो थोड़े सा मिसमैनेज हो जाए, डिहाइड्रेशन मैनेज हो, तो खुदा न खास्ता मरीज की, वो जो पेशेंट होगा उसकी जान भी जा सकती है। अच्छा। पर वक्त उसका पानी की मिकदार, नमकियात की मिकदार किसी भी इंसानी जिस्म में बरकरार रहना वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो खुदा ना खास्ता नीचे चली जाए तो उससे मसाइल बढ़ सकते जी, मसाइल बढ़ सकते हैं और खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड जान भी जा सकती हैं। अच्छा। तो ये बच्चों के अंदर इसके क्या, क्योंकि बच्चे तो जारी बात है गर्मी तो है, बाहर बंदा एसी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब कुछ लोग घर ऐसे हैं जहाँ पर पंखा भी अब अफोर्ड नहीं होता, तो उनको क्या करना चाहिए अपने बच्चों के है। जिस्म उनको को? ठंडी टेम्परेचर तो हवादार ठीक जगह रखना में दें। एसी तो एक बहुत बड़ी शायद नेमत है, है, हाँ, लेकिन लग्जरी है। चूंकि लग्जरी है, बिजली के बिल्स और वो सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए ठंडी हवादार जगह में रहें। पानी अपना पूरा रखें, और निमकोल जो है वो हर घर, ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार में ख़रीदने जाएं। लीमू और नमक चीनी डाल के आप, शिकंजी भी बना ओ रहे आर एस जो है, ये घर का तैयार शुदा ओ आर एस है, ये नॉर्मली हर बच्चे को दे देना चाहिए। लेकिन डायरिया का मौसम है, अब आ रहा है, अपने हाथ बच्चों को धोएं, प्रिवेंशन में खास तौर पे वो एहतियात करें, हाथ धोएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, और पानी जो है और दूध जो है बच्चों को उबाल के दें, ताकि वो जो है डिहाइड्रेशन से, डायरिया से जितना मुमकिन हो बचा जा सके। बच्चों को नहलाते रहें।
बच्चों को ये बिल्कुल एक आसान टूल हो सकता है जिनके पास ऐसे बिल्कुल नहीं। ठंडी हवादार, हाँ नहलाते रहें, ठंडी हवादार जगह में रखें। तो पंखा है अब वो चलता रहे तो बहुत अच्छी बात बहुत है। नसीब बात है। और इसमें जो बीपी के पेशेंट हैं, जो शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए भी ज़्यादा मसाइल होते हैं, नॉर्मल जो सबके लिए वही है? नहीं नॉर्मली सबके लिए वो वही मसाइल हैं, लेकिन बीपी के पेशेंट क्योंकि बीपी है ब्लड प्रेशर है तो वो ज्यादा असरअंदाज हो सकता अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इमरजेंसी के अंदर जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है, उसकी सूरत हाल क्या है? जैसे अभी आपने डिहाइड्रेशन के लिए जो पेशेंट है, अगर खुदा न खास्ता कोई आते हैं, वैसे तो अल्लाह सबको महफूज रखे, लेकिन ये सब चलता है साथ-साथ, उनके लिए एक अलग काउंटर बना दिया। तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन है, सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो ये है कि जो पेशेंट अस्पताल के अंदर इमरजेंसी के अंदर आता है, तो उसको क्या मेडिसिन अस्पताल की इमरजेंसी में सारी की सारी फ्री मिलती है? है। जी हाँ, 100% उसको इंश्योर किया जाता है कि मेडिसिन और सर्जिकल डिस्पोजेबल्स जो इमरजेंसी में दवाई चाहिए वो उसको अवेलेबल हो। वो 100% इंश्योर किया गया है। मैं और प्रिंसिपल प्रोफेसर जोरा खाना हफ्ते में डेली बेसिस पे हफ्ते बाद राउंड भी करते रहते हैं और इसको इंश्योर करते हैं खासतौर पे फार्मेसीज में कि हमारे जो सर्जिकल डिस्पोजेबल्स हैं या एसेंशियल मेडिसिन है वो 100% अवेलेबल हो। अवेलेबल हो। किसी भी मरीज को सख्ती से मना है कि किसी भी मरीज को दवाई बाहर से ना लानी पड़े। और जिन पेशेंट्स के ऑपरेशन किए जाते हैं इमरजेंसी के अंदर, उनको ऑपरेशन के लिए तमाम सामान जो है, वो जी अंदर से ऑपरेशन के लिए तमाम सामान हर किस्म का सामान हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। वो बाहर से नहीं लाना जी पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आखिर भाई आपके कीमती वक्त के लिए। सर्विसेज अस्पताल बड़ा अस्पताल है, जब जितना बड़ा अस्पताल होगा, जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, तो उतनी मैनेजमेंट और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। एक जाते जाते एक सवाल रह गया, ये बताइएगा जो आपके अमला है उसके बिहेवियर को टुवर्ड्स पेशेंट और उनके अटेंडेंट बेहतर बनाने के लिए कोई इक़दाम आपने उठाए जी हैं? जब उनको पता हो कि मैं अगर खुदा न खास्ता ऐसा करूँगा तो मुझे इसकी सज़ा मिल जाएगी, तो फिर उनका रवैया और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। जी पेशेंट फैसिलिटेशन पे जीरो टॉलरेंस है बिल्कुल सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक। बल्कि क्लियर है मैं अपने इस विजन में और प्रिंसिपल प्रोफेसर जोरा खाना भी कि पेशेंट जो है हमारी लाइफ लाइन है। पेशेंट की शायद हम पेशेंट की तरफ खड़े हों अपने अमले की तरफ ना खड़े हों। तो पेशेंट की फैसिलिटेशन में जो मुमकिन हद तक हम कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। और अगर मेरी क्लियर डायरेक्शन है काउंसलिंग सेशंस भी मैंने कंडक्ट किए हैं अपनी ज्वाइनिंग के बाद कि पेशेंट की तरफ रवैया जो है एथिक्स है मॉरल एथिक्स है वो बेहतर हो सके। जो स्टाफ है उसकी वीडियोस का मौसम आजकल चल रहा है कि फलाने ने फलाने के साथ ये बिहेवियर किया। आपको पता है पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा वीडियो चली है। एमईडी का थोड़ा बता दीजिए। जी एमडी को ये इंशाल्लाह। एक बर्निंग पॉइंट है जहाँ पर, क्योंकि सर्विसेज के अंदर ये मेडिकल एग्जामिनेशन है सारा जी हाँ क्योंकि बनता है। ये सर्विसेज हॉस्पिटल जहाँ से आप डेजिग्नेटेड। आए हैं मियाँ मुंशी, वहाँ से तो जी हाँ बनता था यहाँ पर भी। डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्पेशली फर्स्ट एंट्री और सालाना उनका जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का मेडिकल होता है। तो उसको इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंट करने के लिए इमीडिएटली मैंने जो इकदाम उठाया है वो इसको ऑनलाइन की तरफ मुकम्मल शिफ्ट किया है और कैमरास की इंस्टॉलेशन अंदर कर दी है। स्टाफ की मॉनिटरिंग खुद मैं कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जो सर्टिफिकेट्स इशुएंस है वो ऑन एंड ऑफ में कैंडिडेट्स का इंटरव्यू भी कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस आ सके वो इंशाल्लाह लाई जाए। मैं आपको एक लाइटर मोड पे एक बताऊँ, मुझे को 3-4 साल पहले किसी अजीज ने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी मुझे सर्विसेज से मेडिकल बनवा दें। तो मैंने कहा तुम्हें कोई मसला है? कहता हाँ है। तो मैं कहा यार मैं तो नहीं बनवा सकता, ये तो गलत हो जाएगा। कहता कुछ ले दे के। मैं कहा ये लेने देने वाला मामला मैं नहीं करता। उसने 2 दिन बाद मुझे मेडिकल दे दिया, कहती है मैंने वहीं से बनवाया। ये इस तरह के जो मामला चलते थे। लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छा है कि अब आप बहुत सारी इस्लाहत लेके आए, तो हमारा पूरा ताउन आपके साथ है। जो अच्छी चीज़ें हैं ज़ाहिर बात है उनको न सिर्फ प्रमोट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए, ताकि अच्छा काम जो है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ता रहे। और भाई बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर्विसेज अस्पताल जैसे एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर मसाइल भी उतनी ज़्यादा है जिनको हल करने के लिए उतनी ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर खुर्रम आफ्ताब जो है इस जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज में जैसे निभा रहे हैं, और भी इस सिलसिले को आगे जारी रखेंगे, ताकि एक बड़े अस्पताल में जहाँ पर न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब और समटाइम दूसरे सूबों से भी पेशेंट यहाँ पर रेफ़र किए जाते हैं, तो उनको इलाज की बेहतर से बेहतरीन सहूलियात जो है वो मिलती रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर।